नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। आज महाशिवरात्रि है। बुलेटिन में सबसे पहले जी मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के दिन एक अच्छी खबर भी है जयपुर के सबसे पुराने रोजगारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर। दरअसल मंदिर पर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। धरोहर बचाओ समिति ने मंदिर को लेकर अपना फैसला बदल लिया है और अब समिति सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। आज महाशिवरात्रि के मौके पर धरोहर बचाओ समिति के तत्वाधान में दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। समिति और आम लोगों के बीच महाशिवरात्रि की महापूजा हो रही है। यहां आपको बता दें कि 300 साल से इस मंदिर में लगातार पूजा की जा रही है। तो आखिरकार ये महीनों पुराना विवाद खत्म हुआ है। एक बार फिर से रोजगारेश्वर मंदिर पुनर्स्थापित हो रहा है, ठीक उसी जगह पर जहां ये पहले था। मेट्रो के काम को लेकर रोजगारेश्वर मंदिर को शिफ्ट किया गया था, जिसका लंबे समय से विरोध किया जा रहा था और अब आखिरकार अच्छी खबर। आशीष चौहान, जी मीडिया संवाददाता, मौके से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बेहद अहम और खासतौर पर महाशिवरात्रि के दिन धरोहर बचाओ समिति अब सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और तस्वीरों के जरिए हम समझना चाहेंगे इस पौराणिक मंदिर का महत्व भी। जी बिल्कुल, ये ऐतिहासिक मंदिर में पहली बार ऐसा मौका हो गया जब बिना मूर्ति के यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर पूजा के लिए काम शुरू हो गया है और कुछ ही देर में जो धरोहर बचाओ समिति है वो पूजा करने वाली है और शहर भर में यहाँ पर अभियान चला है उसने कि मंदिर को यहाँ से नहीं हटाया जाए। ये ऐतिहासिक मंदिर है जो 300 साल पुराना मंदिर है, कहा जाता है जयपुर काशी छोटी काशी, इन्हीं मंदिरों के लिए कहा जाता है छोटी काशी जयपुर को। तो इन्हीं मंदिरों में से एक था रोजगारेश्वर मंदिर जो मेट्रो की आड़ में आ रहा था और मेट्रो ने यहाँ पर हटा दिया था, लेकिन आंदोलन और विरोध के चलते मेट्रो प्रशासन और जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया कि इन मंदिरों को वापस से शिफ्ट किया जाए। उन्हीं में से एक है रोजगारेश्वर महादेव मंदिर। 300 साल में ये ऐसा पहली बार मौका होगा जब बिना मूर्ति के यहाँ पर शिवरात्रि पर यहाँ पूजा की जा रही है। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे इस आंदोलन से जुड़े हुए। रणजीत मोदी जी, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, 6 महीने तक आंदोलन चला, काफी लंबा आंदोलन चला, कैसे सरकार मानी इस पूरे आंदोलन से? ये 6 महीने तक लगातार हम लोगों ने यहाँ पे रोजाना आरती करके हमने हमारा संकल्प दोहराया कि साहब की जो मंदिर पुनः स्थापना हो यहाँ पे, और उसकी तरह हमने ज्ञापन दिए, सरकार को ज्ञापन दिए, सर संचालक मोहन जी भागवत जी को, उनको ज्ञापन दिया और हमने हमारी तरफ जो हो सका हमने सरकार को और समिति को हमने पुरजोर बताया कि साहब ये जो मंदिर से तोड़े, गलत तरीके तोड़े। जबकि रोजगारेश्वर महादेव मंदिर का तो तोड़ने का आदेश ही नहीं था, इसकी खाली मूर्तियाँ शिफ्ट करने का था और मंदिर के ढांचे को यथावत करने का आदेश था। हर दिन हर रात यहाँ पर आरती की जाती थी और रोजगारेश्वर का क्या महत्व है इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, रोजगारेश्वर की यहाँ पर स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, क्या कहा जाता है पौराणिक जो कथाओं में? सर्वप्रथम मैं आपको आज शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम सब यहाँ शिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मेट्रो के कारण से जयपुर के मंदिर को तोड़ा गया, शिव मंदिर को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया और निर्ममता पूर्वक इसको तोड़ा गया। आज हम सब पूजा अर्चना व्यवस्था समिति के सदस्य, हमने ये एक ध्येय बना रखा था, एक संकल्प बना रखा था कि जब तक इस मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता हम तब तक यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और इस जयपुर के इस स्थानीय नागरिक होने के नाते जो हमारे मन में पीड़ा थी, दर्द था, उसको हम अभिव्यक्त कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति का आज पूर्णाहुति मैं समझता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की पूर्णाहुति हो चुकी है और हमारे साथ ये महिलाएं भी मौजूद हैं। कितनी मान्यताएं हैं इस मंदिर की, महिलाओं में खासकर? काफ़ी मान्यता है इसके अंदर कि आज जो महाअभिषेक जो होता है वो हर साल होता है शिवरात्रि के रोज़, और आज भी हम यहाँ पे मिट्टी के शिवलिंग बना करके यहाँ पे रुद्र अभिषेक करेंगे। और ये मैंने वो लिया था कि प्रण लिया था कि तब तक मंदिर नहीं बन यानी कि नींव नहीं रखी जाएगी तब तक मैं यहाँ पर रोज़ शाम को आरती करने का एक मेरा संकल्प था कि मैं तब तक यहाँ पे आरती सभी लोग करेंगे, तब तक यहाँ पे नींव नहीं रखी जाती है। और मैं आगे ये भी चाहती हूँ कि आगे यहाँ पे मंदिर बनने के बाद में मैं चाहती हूँ कि जो आगे जो मंदिर है वो भी ना टूटे।
देखिए, छोटी काशी के लोगों की काफी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई था। सुनीता, साफ तौर पर जो तस्वीरें बिल्कुल यहाँ पर देख आशीष, सकते हैं, और आप एक इस बार फिर संकल्प दिखाना से चाहूंगा। इन लोगों की जद्दोजहद ही थी कि एक बार फिर से रोजगारेश्वर मंदिर स्थापित हो रहा है। शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि रोजगारेश्वर मंदिर पर जो विवाद था लंबे समय से, वो अब खत्म हो गया है। धरोहर बचाओ समिति ने मंदिर को लेकर अपना फैसला अब बदला है। अब सरकार के साथ ही काम किया जाएगा और साथ ही आज महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन इस मंदिर में होने वाला है। बेहद खास मौका है क्योंकि देश भर में महाशिवरात्रि के मौके पर हर मंदिर में भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोटा की ही बात करें तो कोटा के शिवपुरी धाम मंदिर में एक साथ 525 शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। दरअसल ये मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक साथ इतने शिवलिंग मौजूद हैं। यहाँ 525 शिवलिंग की विशाल श्रृंखला है। भगवान भोले के विशाल रूप के दर्शन भी मिलते हैं। शिवनगरी में एक विशाल शिवलिंग भी है। इसका वजन 14 टन और ऊंचाई 11 फीट है। पूरे देश भर में भक्ति में माहौल, क्योंकि महाशिवरात्रि का मौका है और इस बार खास ये भी कि सोमवार को शिवरात्रि है। सालों बाद ये संयोग, और इस दिन हर कोई भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर, जलाभिषेक कर उन्हें खुश करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर है और प्रदेश की बात करें तो हर जगह, हर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चित्रा, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे बाड़मेर से। बड़ी जानकारी, जहां कालका ट्रेन का इंजन फेल होने का मामला सामने आया है। मुनाबाव ट्रैक पर इंजन फेल हुआ। मुनाबाव पैसेंजर ट्रेन भी इससे प्रभावित हुई है। यात्रियों ने ट्रेन को धक्का लगाकर ट्रैक से हटाया। 3.5 घंटे देरी से रवाना हुई कालका एक्सप्रेस। बता दें कि मुनाबाव पैसेंजर अभी रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है। मुनाबाव पैसेंजर कुछ ही देर में रवाना होगी। दरअसल मुनाबाव जाने वाले बीएसएफ के जवान भी रेलवे स्टेशन पर ही अटके पड़े हैं। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें जी मीडिया पर। आपको बता दें कि बाड़मेर में कालका ट्रेन का इंजन फेल हो गया।
तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से तमाम मुसाफिरों ने, यात्रियों ने धक्का देकर इस ट्रेन को ट्रैक पर लाने की कोशिश की। 3.5 घंटे की देरी से रवाना हुई है कालका एक्सप्रेस। मुनाबाव पैसेंजर कालका एक्सप्रेस की वजह से प्रभावित, रेलवे स्टेशन पर ही रुकी हुई है। इसके जरिए बीएसएफ के जवान भी पहुंचने वाले थे मुनाबाव, लेकिन बीएसएफ के जवान भी अटके हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर। कुछ इस तरीके से इन यात्रियों ने ट्रेन को ट्रैक पर लाने की कोशिश की है। बाड़मेर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब बता दें कि आखिरकार कालका ट्रेन रवाना हो गई है। मुनाबाव ट्रैक पर इंजन फेल कालका एक्सप्रेस का हो गया था, जिसके बाद यात्रियों ने धक्का देकर इसे ट्रैक पर लाने की कोशिश की और आखिरकार अब ट्रेन रवाना। 3.5 घंटे की देरी से ट्रेन रवाना हुई। जी राजस्थान न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कालका एक्सप्रेस मुनाबाव स्टेशन पे जिसका इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद यात्रियों ने बकायदा मदद की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शायद पहली बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हो कि ट्रेन को यात्री धक्का दे रहे हैं और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं, सबसे आगे बल्कि यहां महिला ही दिखाई पड़ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर और कुछ इसी अंदाज में यात्रियों ने इस इंजन को धक्का देकर ट्रैक पर लाने की कोशिश की, जिसके बाद 3.5 घंटे की देरी से ट्रेन रवाना हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मीडिया पर बाड़मेर के मुनाबाव स्टेशन से। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी बाड़मेर से मिल रही है, जहां कालका ट्रेन का इंजन फेल हो गया। मुनाबाव ट्रैक पर इंजन फेल हुआ, जिसके बाद तमाम यात्री सामने आए, धक्का दिया। क्या पुरुष क्या महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं दिखे और उसके बाद इस तरीके से ट्रेन को ट्रैक पर लाने की कोशिश हुई, जिसके बाद ट्रेन रवाना हो पाई है। बता दें कि कालका ट्रेन अब रवाना हो गई है, लेकिन तकरीबन 3.5 घंटे की देरी से। इसी बीच मुनाबाव पैसेंजर कालका ट्रेन की वजह से प्रभावित हुई। मुनाबाव पैसेंजर के जरिए बीएसएफ के जवान यहां से रवाना होने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं निकल पाए। इस पूरी खबर पर जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता भूपेश आचार्य से। भूपेश, 3.5 घंटे की देरी जरूर रही, लेकिन आखिरकार कालका ट्रेन रवाना हो गई है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद अहम। यात्री धक्का दे रहे हैं ट्रेन को और उसमें भी महिलाएं भी दिख रही हैं। जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि बाड़मेर जो रेलवे का स्टेशन है वो एक आखिरी स्टेशन है, इसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। और ऐसे में रेलवे के पास जो है सुविधाएं और जो है वो बिल्कुल सीमित है। तो ऐसे में इस ट्रेन को हटाने के लिए या तो कोई बड़ी ट्रेन मंगाई जाती है या कुछ और किया जाता है, ऐसे में और ज्यादा समय लग सकता था। इसलिए इन्होंने देसी तरीके से और जो भी बन पड़ा उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, ताकि एक बार के लिए ये रास्ता खोला जा सके। सुनीता, बिल्कुल शुक्रिया आपका भूपेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाड़मेर के मुनाबाव स्टेशन से ये तस्वीरें, जहां ट्रैक से हट गया ट्रेन कालका एक्सप्रेस, लेकिन यात्रियों का हौसला आप देखिए। यात्रियों ने जिम्मेदारी उठाई और कुछ इस तरीके से ट्रेन को रवाना करने में मदद की। मेरे को गडरा जाना था, हम लोग 7-7:15 बजे यहाँ से आए, यहाँ पर आए हुए अभी तक बैठे हैं। यहाँ पर कालका का इंजन फंसने के कारण गडरा की गाड़ी आगे बढ़ रही है, न कालका की गाड़ी आगे बढ़ रही है। हरियाणा में आज से हैपनिंग हरियाणा का आगाज हो गया है। इस समिट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। गुड़गांव में शुरू हुए इस 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद हैं। इस समिट से हरियाणा सरकार को काफी उम्मीदें हैं। Haryanvi, I signed my first MOU with the Haryana government to set up a joint venture project with HSIDC in 1971 to set up a particle boards plant, but that didn't happen, didn't mature because of the techno-economic feasibility. But since then, nobody from Haryana state has come ever to me asking that I should make any investment in Haryana. Probably there are many other Haryanvis like me who would have certainly made more and more investments if they were asked to.
For this purpose, I commend and congratulate Honorable Chief Minister Haryana to have called this investors conference. I congratulate you. Let's take it that this is the beginning of a brighter future for Haryana. आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रदेश के बजट की। प्रदेश का बजट 8 मार्च को आने वाला है और उसके पहले आम लोगों की कई सारी उम्मीदें हैं। आखिर क्या चाहता है आम आदमी इस बार बजट से, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट अच्छा हो या बुरा, सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो है आम आदमी। राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है, ऐसे में अलग अलग वर्गों की अलग अलग उम्मीदें हैं। बात अगर युवाओं की करें तो इस बार के बजट में ट्रैफिक सुधार, सुरक्षा और स्टार्टअप को लेकर युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं बजट में चाहता हूं कि स्टार्टअप्स में जैसे हमारे जैसे युवा लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब ग्रेजुएट हो गए, हम कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए कुछ स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपनी बजट के अंदर कॉलेजेस वगैरह में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बजट बढ़ाया है, वैसे ही राजस्थान सरकार भी इसी तरह का बजट पेश करे अपने यहाँ पे। राज्य सरकार के बजट से नौकरी पेशा लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स की सब्सिडी को प्रोत्साहन देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इधर साल भर से मंदी से जूझ रहे ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे, उससे रोजगार पैदा होंगे और युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। अभी जो 2 साल से चल रहा है उसमें साल भर से तो बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है बिजनेस में, हर लाइन बिल्कुल डाउन होती जा रही है। अब मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है और उसमें इतनी मंदी आ गई है कि इस टाइम पे गाड़ियों की किस्तें लगना बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर का बढ़ावा दे करे। राज्य सरकार के इस बार के बजट से उम्मीदें तो बहुत हैं, देखना होगा 8 मार्च को राज्य का बजट इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। इधर बजट से पहले सीएम के विभिन्न सेक्टर्स के साथ बातचीत के चलते इस बार कारोबारियों को स्टेट बजट से काफी उम्मीदें हैं। 8 मार्च को पेश होने वाले बजट से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर करीब 14% वैट लगा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों की मांग है कि टेलीविजन और फ्रिज से वैट घटाकर 5% किया जाए, जिससे यह आमजन को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके, क्योंकि आज यह दोनों प्रोडक्ट लग्जरी आइटम ना होकर आम व्यक्ति की जरूरत हो गए हैं। ऐसे में इसे विशेष चीजों की श्रेणी से निकालकर जरूरी चीजों की श्रेणी में शुमार किया जाए। तो राजस्थान के अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं हो पाया है। सरकार अगर प्रयास करे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 100% राजस्थान में जो है स्कोप है। अगर राजस्थान में प्रोडक्शन आता है तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। वर्तमान समय में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ना के बराबर है। ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के प्रोत्साहन के लिए नीति बनाए, जिससे ऐसी इंडस्ट्री यहां भी लग सके। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग पर कड़ाई करने की कारोबारियों की मांग है। एकदम अल्प आय वर्ग में भी देखो तो उनके यहाँ फ्रिज मौजूद है, उनके यहाँ छोटा टीवी मौजूद है, स्मॉल टीवी मौजूद है। तो कम से कम सरकार को इस मामले में तो ध्यान रखना चाहिए कि 200-300 लीटर के जो फ्रिज है, जो एक गरीब आदमी लेता है, 32 इंच का एकदम छोटा सा पैनल है जो एक गरीब आदमी लेता है, उसको लग्जरी श्रेणी से बाहर करके वहाँ पे वेट्स की दरों को थोड़ा सा लॉजिकली बनाया जाए, थोड़ा कम किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अपना बजट पेश करेंगी, तब इन व्यापारियों की मांगों को ध्यान में रखकर इन्हें कुछ राहत जरूर दी जाएगी। सचिन कुमार, जी मीडिया, जयपुर।